अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने कोई नया निज़ाम लेके आया जिसमें चंद लोग जो है वो एतराज़ करें, और वो लोग एतराज़ करें जो कि जिनकी तकारीर और सियासत सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल जो है वो मिसालें देकर होती थी। जो लोग उस पर एतराज़ करें वो लोग हैं जो इंटरनेशनली जो है हमेशा उनकी हर मिसाल होती थी कि जी फ़लाने मुल्क में ये होता था, फ़लाने मुल्क में ये होता था, और सिर्फ वही उनकी मिसाल होती थी, वो ही इस पर एतराज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो कि एक मुश्किल मरहला ज़रूर था, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कि मीसा के जमहूरियत में उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक कमिटमेंट करके गई थी, उसको जितना भी जिस स्पिरिट में भी उसको आगे लेकर आए और जितना भी उसको जिस तरीके से उन्होंने मंजूर करवाया हुआ होगा, तो काफ़ी हद तक उसको ज़रा कंसेंसस भी शामिल था तो उन्होंने मंजूर करवाया। हालांकि सबको पता है कि नंबर्स पूरे थे। नंबर्स पूरे होने के बावजूद जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि हर जमात को साथ लेकर चलूँ। उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल किया, उन्होंने कोशिश की अख्तर मेंगल साहब को भी शामिल किया जाए, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने कोशिश की गई उनकी तरफ से कि पीटीआई के लोग जो हैं वो भी साथ आएँ। तो पीटीआई ने भी, मैं समझता हूँ कि इस जहाँ तक इस मसूदे की बात है उस पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने जो उनको ड्राफ्ट दिया वो ख़राब है। उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब का ड्राफ्ट बहुत बेहतर है। उनके तमाम बड़े बड़े वकला ने कहा उनका ड्राफ्ट बहुत बेहतर है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि अंदर जो शख्स बैठा हुआ था और उसको भी फेस सेविंग चाहिए थी। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो भी इस ड्राफ्ट पे किसी हद तक राज़ी था, जिसके समरात बाद में नज़र आना शुरू हो गए कि इतनी एजिटेशन नहीं हुई और इतनी उनकी तरफ से वो जो पहले धमकियाँ आ रही थी वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ वो भी शामिल है। तो 26वीं आइनी तरमीम मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है और इन फ्यूचर लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये नहीं होगा कि अब 20-20, 25-25 साल तक जो है लोग अदालतों में धक्के खाते रहें और मर्जी है कि जब केस चले और जब केस ना चले। ये नहीं होगा कि मुल्क के आइन बनाने वाले, मुल्क को आइन देने वाले, मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस के लिए आपको जो है वो जो है बाकायदा 30-30, 35-35 साल आपको इंतज़ार करना पड़े। ऐसी जो है हटदर्मी नहीं हो सकेगी। अब मैं समझता हूँ कि एक बेहतर तरीके से हम बेहतर तरफ जा रहे हैं। इसमें 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए पार्लियामेंट की तकरीर का इख्तियार बहाल करने की कोशिश के लिए इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम लाने पर मजबूर किया गया था। और आप समझते हैं अब जुडिशल कमीशन में सिर्फ पार्लियामेंट के लोग भी उनका इश्तराक शामिल होगा। ये सारे उसके बेहतर समरात हैं जो कि मैं समझता हूँ आगे भी लोगों के लिए काम आएंगे। अभी तक जजेस को हटाने के लिए पार्लियामेंट्री इख्तियार पार्लियामेंट को वापस नहीं किया गया था। अब जिस जज साहबान अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो इख्तियार भी इस ज़रिए के इस आईनी तरमीम के ज़रिए आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सूबों की मुसावी, जो असल बात थी कि सूबों को हमेशा शिकायत रहती थी कि हमें मुसावी इख्तियारात नहीं मिलते, हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिलता। अब जो है 18वीं अब इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है सूबों को एक मुसावी उनको एक शेयर मिलेगा। अब ये नहीं होगा कि जी जो जिन लोगों में मायूसी थी या जिन लोगों में एहसास महरूमी थी वो लोग, उनकी कोई दाद रसाई नहीं होगी। और माजी में भी अगर आपको याद हो कि इस तरीके से बहुत सारे केस होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जूनियर जज साहब को मुकर्रर कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट में मुझे याद है, और ये चलता रहा साकिब निसार साहब के दौर से, हमारे एक चीफ जस्टिस साहब से अहमद अली शेख साहब, वो सीनियर मोस्ट थे। आप देखें कि उनके सीनियर मोस्ट होने के बावजूद कितने जूनियर जजेस उनको जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। मैं पूरे की पूरी नाम ले सकता हूँ, पूरी पूरी फहरिस्त दे सकता हूँ कि हमारे सिंध के सहाफ़ी, हमारे सिंध के वकला, हमारे सिंध के जज साहबान क्यों उस वक्त खामोश थे कि इतनी बड़ी भी ज़्यादतियाँ हो रही थी ना। अभी कुछ लोग सिर्फ ताने दे रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी और सीनियरिटी, तो वो उस वक्त सीनियरिटी कहाँ गई थी? साकिब निसार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस गुलजार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस बंदयाल साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं ख्याल आया कि जब सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बैठे हुए थे उसके आपने जूनियर्स को, किस हद तक जूनियर्स पे आप गए? मैं उन जज साहबान के नाम नहीं लेना चाहता, सबके लिए एक नहायती इज़्ज़त है और एहतराम है, लेकिन ये सिंध ने रिसेंटली विटनेस किया है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5-6 महीने पुरानी बात है जब वो रिटायर हुए हैं। तो ये किस तरीके से
उस वक्त जो है वो पसंद और नापसंद की बिना पर कोर्ट चल रही थी, उस वक्त भी वो गैर आईनी हो रहा था। अगर वो लोग समझते थे कि जी क्राइटेरिया सीनियरिटी थी, तो उस सीनियरिटी को बाईपास क्यों किया गया? सिंध में जस्टिस अहमद अली शेख साहब की मौजूदगी के बावजूद उनके जूनियर्स को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। ये तो सब उसके विटनेस हैं। लेकिन खैर, मैंने कहा कि किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। हमने, हमारा काम ना किसी से खुदा न खास्ता लड़ाई है, ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी पे कोई तनकीद करनी है। जितने भी जज साहिबान, चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, सबके लिए एहतराम है। और हम चाहते हैं कि एक बेहतर माहौल में बेहतर तरीके से जुडिशरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, अपोजिशन, जितने भी लोग हैं, वो मुल्क के निज़ाम को आगे लेकर चलें और लोगों को, जो लोगों का देरीना इशू है कि लोगों को इंसाफ मिले। और वो इंसाफ का तकाजा मैं समझता हूँ कि सबके लिए पूरा होना चाहिए। एक और इशू मैं अब थोड़ा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हूँगा कि रिसेंटली कुछ वाक़यात कराची में हुए और बाकी जगहों पर हुए, और सिंध हुकूमत ने कुछ कड़े और सख्त फैसले किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि कल से, जो कल की तारीख़ है, कल से सख्ती से सूबे भर में जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, वो कुछ फ़ैसले किए गए, उस पर सख्ती से अमल दरामद कल से शुरू होगा। जिसमें पहले फुर्सत में जितने भी प्राइवेट गाड़ियां जिन पे पुलिस की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कोई लाइट लगाई गई है, या वो सरकारी गाड़ियां जो इंटाइटल्ड नहीं हैं किसी फोर्स की, और वो अगर कोई पुलिस की लाइट या किसी और इस तरह की कोई इमरजेंसी लाइट्स लगा के घूम रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। सेकंड नंबर, जो भी टिंटेड ग्लासेस हैं वो सख्ती से उतारे जाएंगे। तीसरे नंबर पे जितनी भी वो गाड़ियां जो कि नंबर प्लेट गलत चला रही हैं, मतलब गलत नंबर प्लेट लगा के बैठे, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां किसी और की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा के बैठे, या वो गाड़ियां जो कि ऐसे नंबर नाम के ज़रिए अपने नंबर प्लेट लगा के बैठे, ऐसे जो कि ऑथराइज या गवर्नमेंट की तरफ इशू हुए नहीं हैं, वो गाड़ियाँ रोकी जाएंगी, वो गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। और चौथे नंबर पे असलहे की सरेआम नुमाइश, जो कि गाड़ियों में या गाड़ियों के ढालों में, प्लेन कपड़ों में कोई भी वेपन को डिस्प्ले नहीं कर सकेगा। डिस्प्ले पे पाबंदी है, और डिस्प्ले पे सख्ती से पाबंदी है कि आप किसी को इस तरह हैरेस नहीं कर सकते। आप अपने ढालों में बैठकर गनमैन जो है वो हथियार लेकर नहीं चल सकते। उस पर सख्ती से अमल कल से शुरू हो जाएगा, और इसमें इसी स्टेटमेंट को एक आगाही मुहिम समझा जाए। इसी स्टेटमेंट को आप जो है समझे कि ये हुकूमत की तरफ से नाफिजुल अमल है। अगर किसी को भी पकड़ा गया, चाहे वो बासर शख्स भी हो, तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो कानून की रिट जो है वो कायम होगी। इन चीज़ों पे सख्ती से पाबंदी है। तो मेरी ये गुजारिश होगी इस मीडिया के तवस्सुत से, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि कल से आप अगर कोई भी इस तरह का आपने गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया, तो फिर आप हुकूमत पे गिला नहीं कीजिएगा कि जी हुकूमत जो है वो आपको जो सख्ती करी, लेकिन ये सख्ती से नाफिजुल अमल होगा। तीसरी, जो कल लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यही वो सोच है जो कुछ जज हजरात साहब कहते थे ना कि जी सिसिलियन माफिया, और ये है माफिया। माफिया ऐसे कहते हैं, माफिया और किसी को नहीं कहते। कि अगर आप मेरे खिलाफ कोई बात करोगे या मेरे कहने पे ना चलोगे, खिलाफ वाली बात भी शायद थोड़ी और मैं कर दियो, अगर आप मेरे कहने पे ना चलोगे, मेरे कहने पे आप फैसले नहीं दोगे, मेरे कहने पे आप इंसाफ नहीं करोगे, मेरे कहने पे आप मुल्क का निज़ाम नहीं चलाओगे, तो मेरे सोशल मीडिया के गुंडे और मेरे फिज़िकल गुंडे आप लोगों का जीना हराम कर देंगे। फिर आप चाहे सड़कों पे हो या आपको सोशल मीडिया पे हो, और इसे कहते हैं, ये होती है माफिया।
ये तरीक़ेकार माफिया का है। ये बहुत ही अफसोस की बात थी, बहुत शर्मनाक बात थी। किसी भी बुज़ुर्ग को और किसी भी शख्स को, देखें, साकिब निसार जस्टिस का सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं शिकार रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने खुद बैठकर यहाँ पे जज साहबान को क्योंकि मेरी ज़मानतें कैंसिल करवाई, मेरे ख़िलाफ़ पर्सनल थे, मेरे ख़िलाफ़ मेडिकल बोर्ड तक बनाए, मेरे हॉस्पिटल तक आए, सब कुछ साकिब निसार ने किया। लेकिन मैं सख्त खिलाफ हूँ उनके पूरे रवैये का। मैं साकिब निसार साहब के उस पूरे कॉन्डक्ट का सख्त खिलाफ हूँ जिस तरीके से ना सिर्फ मेरे साथ, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये किया। इमरान खान के लिए पैट्रनाइज होते रहे साकिब निसार साहब। इसी तरीके से उन्होंने मुखालफों को जिस तरह उन्होंने बदतमीजियाँ की और कानून की और आइन की जो धज्जियाँ साकिब निसार साहब ने उड़ाई, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। लेकिन अगर आज भी मेरे साथ में कभी साकिब निसार साहब आएंगे तो मैं शायद उनको अदब से सलाम ज़रूर करूँगा, कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा। हालांकि उन्होंने किस हद तक भी उन्होंने जो भी कानून की लताड़ की हो, कानून की जो है उन्होंने जिस तरह अपने हाथ की मतलब उन्होंने बना के जिस तरह कानून की जिस तरह तशरीह की और जिस तरह कानून की लताड़ की उन्होंने, जिस तरह कानून का तमस्खुर उड़ाया साकिब निसार ने, लेकिन कभी अगर हमारे सामने है तो हम अदब और एहतराम का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब जिन लोगों ने हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ फैसले दिए या जिन लोगों ने हमारी लीडरशिप को बग़ैर सबूत के 11-11 साल तक जेल में रखा, तो हम क्या उन जज साहबान कभी रस्तों पे नजर आ जाए तो हम खुदा न खास्ता उनकी कोई बेइज्जतियाँ करें या खुदा न खास्ता उनके खिलाफ ट्रोलिंग करें? वो शख्स अपनी बेगम के साथ कहीं जा रहा है, कोई वो अकेला भी हो, ये इखलाक का दायरा नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। मैं सख्त लफ्ज़ों में उसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ यही माइंड सेट है कि हम कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। यही माइंड सेट है कि कभी किसी के ख़िलाफ़ वो लोग शुरू हो जाते हैं, कभी किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। उसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ इन्होंने रोड पे तमस्खुर किए जिनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे इमरान खान साहब, कि खुदारा उनके पैरों पे गिर गया था कि मेरा इक़्तिदार बचा दो, मेरे 16 महीने बचते हैं वही बचा दो, मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे खुदारा जो है 16 महीने जो है मुझे और इक़्तिदार दे दो। और फिर जब वो नहीं मिला तो फिर उनके साथ भी उन्होंने सड़कों पर किया। मतलब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये अखलाकी तौर पर नहायत गिरी हुई चीज़ें। और अगर इसको इमरान खान इतना ही अच्छा समझते हैं तो अपने बच्चे भी उनके लंदन में बैठे हुए, उनको बोलें कि वो ये काम करें ना। कौम के मासूम बच्चों को और बेटियों को आप सड़कों पे दौड़ा रहे हो, कौम के मासूम बच्चों को और बेटियों को जो है आप बोलो कि सड़कों पे लोगों को गाड़ियों के पे मुक्के मारें, गाड़ियों पे लाते मारें, लोगों को पे गालियाँ निकालें और लोगों को लानतों के नारे बैठ के लगाएं लोगों को। ये आप अपने पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हो पूरी इंटरनेशनली? मतलब जस्टिस काजी फैज़ साहब नहायत एक मोतबर जज साहब हैं, नहायत काबिल एहतराम हैं, लेकिन 100 इख्तलाफात से इख्तलाफात का तरीका होता है। इख्तलाफ का तरीका यह कि आप तनकीद करो उन पर, आपको किसी ने मना नहीं कि आप तनकीद करो, आप मतलब पोलाइट वे में आपके पास सोशल मीडिया है, आपको जो भी आप करना है तनकीद करो। ये थोड़ी कि आप उनके खिलाफ ट्रोलिंग करो, गालियाँ दें, उनके खिलाफ बदतमीजी करें। ये नहायती काबिल मज़म्मत है। और मैं कहता हूँ कि ये उन मासूम बच्चों का भी कसूर नहीं है जिन्होंने ये किया, उन मासूम बच्चों का भी कसूर नहीं था जिन्होंने सऊदी अरब में बैठकर मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर जो है जिन्होंने आपके वज़रा की वहाँ पे तज़लील की थी, उनका भी कसूर नहीं था, उनको कराने वालों का कसूर था। क्या हुआ था सऊदी अरब में जिन लोगों ने किया, 10-10, 15-15 साल उन लोगों को सजाएं हो गई, 10-10, 15-15 साल उनको सजाएं हुई। फिर भी हुकूमत की ये बड़े फराख दिली थी कि उन्होंने 1-1.5 साल के बाद जाके वहाँ पे बोला कि इन सबको माफ़ किया जाए, क्योंकि थे तो वो मासूम पाकिस्तानी ना, थे तो आपके हमारे हम में से ही लोग थे ना। यही सोच होनी चाहिए ना कि आप अपने पाकिस्तानियों की इस तरह तजलील करें, अपने मतलब ये आपकी शनाख्त है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, पाकिस्तान की एक शनाख्त है। 100 इख्तलाफ सही, 100 इख्तलाफ के बावजूद किसी मुखालिफ के लिए भी ये रवैया ये सही नहीं है। यही बुराई की जड़ इमरान खान ने इस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को वाहिद चीज़ अगर दी है तो ये दी है। बाकी 3.5 साल के इक़्तिदार में उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। जो बुरे में बुरी चीज़ दी है, जो गंदे में गंदी चीज़ दी है, वो गंदी ज़बान दी है, वो गंदा कल्चर दिया है, वो गंदी सोच दी है, वो गंदी ट्रेनिंग दी है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उसके लिए एक बहुत बुरा मैसेज आता है। तो मैं अपील करूँगा उन नौजवानों से भी, वो PTI के मासूम बच्चे बच्चियाँ, मेरे भाई मेरे बहन,
उनको अपील करूँगा, खुदारा आप लोग अपना जहन इस्तेमाल करें, आप इस तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, आप लोग इस तरह के लीडरान के इस तरह के अहकामात कभी ना माने। मतलब मुझे अगर कभी खुदा न खास्ता मेरा कोई लीडर का इस चीज़ के लिए जो कभी कहेगा नहीं, मैं कभी नहीं करूँ इस तरह की कोई चीज़ कि किसी को सड़क पर बैठ के मैं उनको गालियाँ दे रहा हूँ और उनकी तजलील कर रहा हूँ। तजलील असल में उनकी नहीं है, तजलील आपकी अपनी है। तजलील आपकी अपनी ट्रेनिंग की, आपको ट्रेनिंग किस तरह किया गया है। किसी को गाली देने से किसी की तजलील नहीं हो जाती, लेकिन आप जिस तरीके का रिएक्ट सड़कों पे कर रहे हो, दुनिया के सामने आप अपने आप को एक तमस्कर बढ़ा रहे हो, ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और ये वैसे भी मुनासिब नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक जो इस्राएली लॉबियस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे, और जिसमें एक तवील हिस्ट्री है। फिर रिसेंटली ही एक ख़त सामने आया कि जी कुछ कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है, और वो कांग्रेसमैन जिसके खिलाफ वो इमरान खान साहब कहते थे कि जी ये उनकी साजिश, उन्हीं की साजिश पे इसको हटाया गया था। वो उन्होंने साजिश की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और उन्होंने ही अब इसकी फेवर में ख़त लिखा। और ये ख़त आज तक पहले किसी लीडर के लिए इतने बड़े ख़त नहीं आए जो इनके लिए आए। फिर उसके मुकाबले में ज़ाहिर है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने भी ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि जी ये मुदाखलत है। लेकिन मैं सारी चीज़ें कहता हूँ कि ना उधर से मैं किसी को इल्ज़ाम ठहराता हूँ ना इधर इल्ज़ाम ठहराता हूँ। बात हकीकत है और बात आया है कि सोची समझी साजिश के तहत इस्राएली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात, और इनकी पूरी नज़रें इंटरनेशनल लेवल पर हैं। आज भी एक टीवी चैनल पे पीटीआई के एक सिटिंग एमएनए, एक मारूफ वकील, वो कह रहे थे कि हमारी नज़रें कि अमेरिका के इंतखाबात के रिजल्ट क्या आता है, और उससे वो उसको नथी कर रहे हैं कि जी शायद इनका जो है वो लीडर उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी। तो आप ये सोच लगाएं, और ऑफिशियल टीवी पे कहा है, ये नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया पे कहा है। एक टीवी चैनल पे आज सुबह को मॉर्निंग शो में पीटीआई के एक एमएनए साहब ने बबांगे धौल कहा है कि जी अगर फलाना जीत गया तो हमारा लीडर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आप उसी के लिए आपने पूरी कैंपेन ये चलाई कि यार आप तो किसी के गुलाम नहीं हैं, आप आज़ाद लोग हैं, आपके नौजवान आज़ाद हैं, आपके जो है वो किसी का नाम ले लिया कि फलाने एम्बेसडर ने, और वो साइफर और वो ख़त, उस ख़त दिखा रहे थे, ये जेब में से निकाल कर जी मुझे इसकी वजह से निकाला गया। तो आप देखिए किस हद तक मुनाफकत हो रही है, किस हद तक झूठ का फैलावा हो रहा है, किस हद तक अवाम को गुमराह किया जा रहा है, किस तरफ अवाम के दिलों में नफरत पैदा की जाती है, और फिर उनके मकासद क्या होते हैं। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो अभी तक लॉबियस्ट हायर नहीं किए, ये तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं। वो आपकी गोल्डस्मिथ फैमिली है जो आपकी पूरी दुनिया में आपके लिए और ख़ासतौर पर इसराइल से आपके लिए जो वो लॉबिंग हो रही है। और वो आपके इलेक्शन कमीशन के वो जजमेंट्स है जिसमें कहा गया कि आपको भारत से और इसराइल से फंडिंग्स हो रही हैं। तो आपका तो पूरा ताना बाना जो वो ओपन एंड शट केस है। आप तो इंटरनेशनल लॉबियस्ट को इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको जो है वो जेल से रिहाई करें, आपके सारे जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दें, और आप उन पर ये जोर, और फिर कभी अपने मुल्क के अवाम को कहते हो कि नहीं वो मुल्क मुझे हटा रहे थे, जब आपके पास और कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा। तो आपसे बड़ा कोई झूठा मैं समझता हूँ कुछ साबित नहीं हुआ। ये मुझे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे खुद अफसोस है, लेकिन ये झूठ का पलंदा, ये मुनाफकत का सबसे बड़े में बड़ी मिसाल है कि आप कौम की 22 करोड़ अवाम को बोलो कि जी आपको फलाना मुल्क हटाना चाह रहा है क्योंकि आपने उसकी गुलामी से मना कर दिया, और अभी उसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन को आप खत लिख रहे हो, उसी मुल्क में आप लॉबियस्ट हायर करो कि आपको यहाँ से रिहा करवाया जाए। तो मकसद क्या है? कोई भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके लिए लॉबिंग करेगी तो वो क्यों करेगी? आपने कोई उनको एश्योरेंस दी होगी कि मैं अगर मुझे इक़्तिदार में आया कि तो मैं आपके उस एजेंडा पे काम करूंगा, तो वो आपके लिए लॉबिंग करेंगे ना। वरना आपकी शक्ल तो ऐसी नहीं है कि कोई आपकी शक्ल देखकर कोई लॉबिंग करेगा। आप कोई एश्योरेंस देते हो, आपको गारंटीज देते हो, आप अपने आप को किसी के सामने पेश करते हो, आप अपने आप को एक आलाकार करके पेश करते हो, जो कि आप इसराइल के सामने कर चुके हो। और जेरूसलम पोस्ट और बाकी इसराइली जरीदे जो है वो आपके लिए कह चुके हैं कि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अगर आप इसराइलियों के सामने सरेंडर कर चुके हो, आप गोल्डस्मिथ के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे चुके हो कि मैं आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा लुक आफ्टर करूँगा, तो इसका मकसद आप खुल के फिर सामने आओ कि आप उनके ही नुमाइंदे हो। फिर आपका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, फिर आप उस मुल्क के नुमाइंदे बनकर फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बनकर सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने नहीं आओ।
फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से आके इलेक्शन लड़े, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ना लड़े। मैं समझता हूँ ये खुला तसाद है, ये खुला अवाम को गुमराह करने की साजिश है, और इस साजिश का मकसद जो है वो अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, और अवाम को जो है जिस तरीके से पोलराइजेशन की तरफ धकेला गया है उसको हमें वापस लेके आना है, और उसको वापस लेके आने के लिए हमें सबको मिलकर जो है कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ आखिरी एक जुमला मेरा है कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की ही कोशिशों से पाकिस्तान में सीपेक की शुरुआत हुई, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की ही मेहनत से सीपेक की बुनियाद पाकिस्तान में डाली गई, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के इकनॉमिक नंबर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौराए चीन होगा उसके बाद उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान में पाक चीन दोस्ती को आगे लेकर जाके हम पाकिस्तान में तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपने अभी कहा इस्राइल तहरीक इंसाफ, तो ये जो इस्राइल तहरीक इंसाफ है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप 26वीं तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते हैं, और जब तनकीद करना आए तो उसे आप इस्राइली तहरीक इंसाफ, देखिए क्या दो पाकिस्तान में तंजीम है? जी मैंने कहा कि जी पीटीआई जो है उसके लोगों को अभी तो पता ही नहीं उनका लीडर जो है किसके हाथों में खेल रहा है और किसके अलाकार बना हुआ है। आम पीटीआई के एमएनए को तो इतना अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनका जो लीडर है उसके लिए सारा काम इसराइली कर रहे हैं। ये तो जो आज मैंने कहा जिन लोगों ने लंदन में जिन्होंने ये हरकत की काजी फैसल साहब के साथ, वो तो मासूम लोग थे ना, वो बच्चे तो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी और के कहने पे। तो जो शख्स जेल में जिनका अलाकार बना हुआ है और कौम के बच्चों को गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहा है, ये तो उसका कसूर है ना, कसूरवार उसको ठहराया जाएगा। आप पूरे अवाम को, उनके वोटरों को कसूरवार थोड़ी ठहराओगे। आपने मुकद्दस गाय का जिक्र किया, होली खाओ, तो आप जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप कानून साजी कर रहे हैं, वही मुकद्दस गाय थी? हमने तो बचपन से किसी और को ही मुकद्दस समझा था। देखिए जी, कोई भी पाकिस्तान में मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। हर शख्स को कानून और आइन की पैरवी करके चलना चाहिए, और कानून से बालातर कोई भी नहीं होना। एक मिनट देखिए जी, मैंने कहा कोई भी कानून से बालातर नहीं। कल की जो आप वाक़े की बात कर रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग थे उस वाक़े में, तो उन सबको जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ जो है वो सख्ती से जो है वो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। देखिए ये पहली बात आपकी नंबर प्लेट की थी। नंबर प्लेट्स जिन लोगों ने ओरिजिनल नहीं लिए, सारी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स एक्साइज ऑफिस में मौजूद हैं। बराए मेहरबानी अपनी नंबर प्लेट्स कलेक्ट कर लें। कोई भी बैकलॉग इस वक्त हमारे पास एक नंबर प्लेट का भी नहीं है। अच्छा, इस बहाने बात चली जाए। दूसरी बात, टिंटेड ग्लास की आपने बात की। कुछ लोगों ने जिन्होंने एनओसी ली हुई है, किसी को कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, धूप से एलर्जी होती है क्या, वो चंद लोगों के पास एनओसी होगी, वो अपनी एनओसी दिखाएंगे, बाकी किसी को भी एग्जम्पशन नहीं होगी। तीसरी बात, असले की नुमाइश, यस असले की नुमाइश सबके लिए शामिल है। कोई भी अपना असला जो है असले की नुमाइश पे पाबंदी है। अगर आपके पास लाइसेंस वेपन है और आपकी गाड़ी में अंदर कंसील्ड मैनर में पड़ा है तो दैट इज नॉट इलीगल। लेकिन अगर आप उसको बाहर दिखा के कोई शो ऑफ कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ का गठजोड़ बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक हो चुका है, जिसके लिए कैंपेन चलाई गई, साइफर लहराया गया, उसकी वजह से इख्तिदार गया। आज उसी मुल्क के इंतखाबात पर नजरें जमाए बैठे हैं कि फला आएगा तो बानी को बाहर निकालेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।